सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड डिफरेंशिएशन और एओडी। आज यार मैंने डिफरेंशिएशन का जितना भी टॉपिक है ना, ये लिमिट से लेकर पूरे टेंजेंट से नॉर्मल तक पूरा 11th और 12th का जो डिफरेंशिएशन का पूरा यूनिट, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा अपने ले लिया इसके अंदर। आज की वीडियो के अंदर ये पूरा कवर करने वाला है, ठीक है। जैसे अपने लास्ट वीडियो के अंदर यार मेनली स्ट्रेट लाइन, सर्कल वगैरह जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स है कवर कर चुके हैं। ये लास्ट है जो एक बड़ा टॉपिक बच रहा है, ठीक है। इसके बाद और भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे पर लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं पहले बता दूं आपको कि पीडीएफ का लिंक आपको नीचे दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे पिछली वीडियो में कमेंट करके कि भैया पीडीएफ कहाँ है, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हो। जो भी वीडियो आती है, जिसका भी नोट्स आता है, उसके पीडीएफ जो है वहाँ आपको टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो वहां से भी ले सकते हो। साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, इन चारों के ऊपर आप पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आ रहा है, देखते चलेंगे। फिर से एक बार इंपोर्टेंट कुछ बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड की है। जैसे मैं बात करता हूँ, देखो पहले सिंपल चीज बताता हूँ एक मोटी मोटी कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीन ऐसे टॉपिक यार जहां से क्वेश्चन आना फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट नहीं होते इतना ज्यादा। तीनों टॉपिक है, तीनों टॉपिक 11th के, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता। पर लेकिन हाँ इतना इंपोर्टेंट है कि मेथड डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा 12th का है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर सब तरह के मेथड्स कवर होते हैं। और एक जो होता है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके अंदर ये तीनों, एक तो मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये तीनों कवर होते हैं। तो इन दोनों से तो क्वेश्चन आना फिक्स है। इन ऊपर वाले जो है इनसे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पर एक बार देख लेते हैं तो भी आपको मोटा मोटा मैंने नोट्स तो दे ही दिया है, इसमें आप पढ़ सकते हो एक बार एज आइडिया के लिए। पूरा पता होना चाहिए क्या हो रहा है अगर क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, ठीक है। पहले बात करते हैं देखो लिमिट्स के अंदर। तो लिमिट्स के अंदर हम जानते हैं एलएचएल, आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। इसके अंदर इंपोर्टेंट मैंने लगा रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम्स होती है लिमिट्स की, जो सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या सम रूल होता है, डिफरेंस रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फिर क्वोशिएंट रूल क्या होता है, सॉल्व करने के तरीके हैं सब। सातों के सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन सी होती है और कैसे हमको निकाल के सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, वो सब पता होना चाहिए। बाकी जनरल मेथड टू इवैल्यूएट लिमिट, लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो जनरल मेथड होता है यही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। फैक्टराइजेशन कौन कैसे होता है या फिर रेशनलाइजेशन, ये 2 से 3 तरह के जो मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टेंट चीज आती है कि अगर लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर 90% चांस होता है कि लिमिट इन्वॉल्व होकर आएगी, लिमिट वाले के साथ ही, सॉरी लिमिट का ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन थीटा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसके साथ ही लिमिट वाले क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। और जो भी होगा सिंपल ही आएगा, क्योंकि जो इसकी जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिमिट के, वो और ज्यादा इजी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना होता है, बस उसको फंक्शन बनाकर उसको इजिकल टू 1 लेकर आना होता है। 1 क्यों, मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात करते हैं लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इजिकल टू 1 होता है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन में कहीं की ऐसे कंडीशन आती है जहां पर हमको sin cos tan ऐसे कोई कंडीशन बन के वो कट जाते हैं, मतलब ठीक है। ओवरऑल मतलब वो पूरा फंक्शन बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और लास्ट में एक कोई वैल्यू बच जाती है। ऐसा कुछ करके न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पर लिमिट्स ऑफ सीरीज एक्सपांशन करके कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो यार कौन सा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो लिमिट में इतना ही था। कंटिन्यूटी के अंदर देखो, कंटिन्यूटी के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन हमको पता होना चाहिए कि बस एलएचएल आरएचएल क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। और फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर मतलब तीनों को इक्वल रखने के बाद हमको एक फंक्शन कंटिन्यूस निकालने के लिए कंडीशन होती है, तो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूटी फंक्शन इंटरवल, उसके बाद ये चीज इसके अंदर ज्यादा नहीं है। नीचे अगले पेज आपको ग्राफ दे रखी है, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कैसे होती है, हमको कैसे पता चले कहाँ कंटिन्यूटी कहाँ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पास एक इसमें थ्योरम है, ये स्टार मार्क लगा रखा है, नंबर 4 इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि इंपोर्टेंट नहीं है, कोर्स में लिख नहीं रखा था पर लेकिन तो भी आपको दे दिया है, पढ़ लेना अगर इच्छा हो तो। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम समझ में आ जाएगा, सिंपल ही चीज है, ठीक है, पढ़ लेना। इतना होने के बाद ये कंटिन्यूटी भी यहाँ पर खत्म होता, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमारे पास है सेम कंटिन्यूटी जैसा ही है। कंटिन्यूटी के अंदर कंटीन्यूअस फंक्शन चेक करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं वो चेक करना होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर आरएचडी इज इक्वल टू एरएचडी इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, 3 जो कंडीशन होती है वो आपको चेक करनी होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। बाकी तो यार कुछ है नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख रखा है। वो पीछे की तरफ इसके अंदर नोट है, कुछ कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, कस पॉइंट क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ओवर इंटरवल, ये जितना भी देर का पीछे का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ज्यादा कोर्स में नहीं था, वैसे मेंशन नहीं कर रखा था एनटी वालों ने, पर लेकिन तो भी दे दिया क्योंकि एडवांस लेवल के ज्यादा, ठीक है, इसमें अधिकतर। तो मेंस लेवल के पीछे का पोर्शन जितना भी लिख रखा है आपको थ्योरी टाइप आपको दिख रहा होगा, पर ये पॉइंट है, ये कंक्लूजन है, जो कि एडवांस लेवल तक के चले जाते हैं। तो आपको दे दिया, एक बार आप पढ़ सकते हो, उसको समझ में आ जाएगा देखने का, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर इतना ही था बस। नेक्स्ट जो आता है वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ से मेन इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने फिक्स है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 12 के अंदर हमने पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम, कितने तरह की सॉल्व करने की थ्योरम होती है, कैसे करके सॉल्व करते हैं, एक तरह के फॉर्मुला समझ लो इसको। नेक्स्ट जो है नंबर 3 जो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, हाँ स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्मुले हैं कि एक्स पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकल जाता है, e की पावर x का, log का, a की पावर x का, ये सब चीजें, साइन थीटा cos थीटा, इन सब के डेरिवेटिव क्या होता है स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए ढंग से, हमको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इसके पीछे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉग का, जब लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं, जब किसी लॉगरिथम का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू की पावर कोई वेरिएबल आ जाता है, ठीक है।
किसी भी वैल्यू की पावर के अंदर कोई वेरिएबल आ जाता है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना हो तो उसको उसका तरीका एक ही होता है कि लॉग लॉग सॉल्व करना पड़ता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन वहां पर काम आता है। तो वो जो आपको नंबर 4 के अंदर बता रखा है इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 के अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन है, नंबर 6 के अंदर पैरामेट्रिक, उसके बाद हमारे पास है अनदर फंक्शन, ठीक है। 8 नंबर है इनवर्स वाला भी आता है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री डेरिवेटिव क्या होते हैं ये सब चीज आपको बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये चीज मैंने आपको पता होगा जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के नोट्स दिए थे उसके अंदर भी था कि डिटरमिनेंट्स के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सिंपल एक लाइन के अंदर पता होना चाहिए कि पहले एक रो का होता है, उसके बाद सेकंड, फिर सेकंड रो का होता है, उसके बाद थर्ड रो का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पूरा जो इसका सीरीज ये पता होना चाहिए आपको क्या फॉर्मेट इसका, ठीक है। इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल, किसी भी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से भी किया जा सकता है अगर कोई क्वेश्चन हार्ड पड़ रहा हो तो, ठीक है। पर लेकिन जनरली बिना एल हॉस्पिटल के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल वैसे जनरली एडवांस के अंदर ज्यादा काम आता है, एडवांस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद वो है नेक्स्ट जो चैप्टर है एओडी। एओडी के अंदर कौन सा है, मोनोटोनिसिटी, ये आपको दिख रहा होगा। मोनोटोनिसिटी के अंदर बस जनरली बहुत कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पर इसके अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की क्या कंडीशन होती है, ग्राफ देख के आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर पता कैसे करेगी इंक्रीजिंग जा रहा है डिक्रीजिंग जा रहा है, उसके अंदर सब वैल्यू देखनी पड़ती है फंक्शन की, और कौन सा फंक्शन छोटा है कौन सा फंक्शन बड़ा है, रेंज और डोमेन के अंदर, ठीक है। वही यहाँ पर बात कर रही है, लिखा बहुत सारा, लेकर डर लग रहा होगा कि भैया ये क्या इतना सारा लिखा है, पर लेकिन है कुछ नहीं, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन लिखी हुई है, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, वो चीज यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पर वो है ये सुनो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम की कंडीशन होती है, रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन आता है। एक को बता दो आपको कि अगर मेथड डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन मोनोटोनिक से क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर फिक्स है कि रोल्स थ्योरम से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या करना है, 3 तरीके कंडीशन होती है कि अगर फंक्शन चेक करना होता है पहले कंटिन्यूस है या नहीं है, उसके बाद फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके बाद नंबर 3 जो होता है कि f इक्वल टू fb, ये चेक करना होता है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना तो आंसर निकल जाता है। रोल्स थ्योरम बिल्कुल एक करंटेड है, रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन ही आएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसमें से, ठीक है। रोल्स थ्योरम के बाद नेक्स्ट नंबर जो थ्योरम है वो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको बोलते हैं एलएमवीटी। ये भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जितनी रोल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो दो थ्योरम है यहाँ पर किसके अंदर, मोनोटोनिक के अंदर, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों से ही आना क्वेश्चन मैक्सिमम फिक्स होता है, इसलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। लैग्रांज के अंदर भी 3 तरीके कंडीशन होती है, इसके अंदर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि f डैश इज इक्वल टू f माइनस f अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू c है या नहीं। तो c की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बस कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू निकालनी पड़ती है, बस सब आपको पढ़ा हुआ है, बोर्ड का लेवल का, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ देगी, ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर तो इतना ही है, स्पेशल नोट करके कुछ देर का कि आप कुछ स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जान लो तो पहले स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन की लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है, क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। ग्राफ देख के आपको समझा रहेगा, ग्राफ के अंदर पता रखना कि कौन से ग्राफ के अंदर से जो कर्व होते हैं उसके अंदर जो कोई कॉर्नर पॉइंट आ रहा होता है, कहाँ से कर्व ब्रेक हो रहा होता है, तो उसमें क्या मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमा होता है, ये सब चीज आपको कर्व के थ्रू समझा रखा है, वो सब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, ये सब चीजें। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम कब करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जब सेकंड डेरिवेटिव कब करते हैं, ये सब चीजें अलग अलग कंडीशन होती है जो आपको ग्राफ के थ्रू समझा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो nth डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। इसके अंदर जो है यूजफुल फॉर्मूले, जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अलग अलग जो चीज आती है, सिलेंडर स्फीयर सर्कल वगैरह जो भी चीजें होती है 2D 3D के अंदर, इन सभी के अंदर कोण वगैरह, इन सभी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूले होते हैं, वो सब पूरे फॉर्मूले की आपको एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। वैसे जो फॉर्मूला आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, पर लेकिन यहाँ भी मैंने दे दिया इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ठीक है। सब फॉर्मूला आपको दे रखे हैं इसमें। नंबर 3 तो हमको फॉर्मूला मुंह पे एंगर फिंगर टिप्स को याद होने चाहिए। नंबर 4 के अंदर जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ सिग्निफिकेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। नंबर 5 नंबर पॉइंट जो है वो देखो इसमें ऊपर ही ऊपर सम स्पेशल पॉइंट ऑन कर्व है, किसी पॉइंट के ऊपर स्पेशल पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तीनों की डेफिनेशन आपको दे रखी होगी, वो आपको समझ में आ जाएगा, तीनों की कंडीशन भी दे रखी है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको हर एक चैप्टर में मिलता ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि कुछ कंक्लूजन इसके अंदर होता है पूरे चैप्टर के, ठीक है। नंबर 7 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट में नंबर 7 जिसमें लिखा है लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 2 कर्व, 2 कर्व के बीच में, कर्व तो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उन दोनों 2 कर्व के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस हमें से कहां से निकलती है, उनकी डिस्टेंस होती है जो उनकी लीस्ट डिस्टेंस होती है वो हमको निकालनी होती है। जहां से उनको टेंजेंट अगर खींचते हैं जिन कर्व के ऊपर दोनों टेंजेंट जब पैरेलल होती है तो परपेंडिकुलर जो एक नॉर्मल वहां से निकलती है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो हमको निकालनी होती है। पूरा साफ आपको ग्राफ के अंदर दिख रहा होगा, देखो ये चीज आपको लिखी है कि अलोंग द नॉर्मल के अंदर ही हम इसको इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, 2 कर्व के बीच की डिस्टेंस। या फिर अगर किसी कर्व के और किसी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस निकालनी हो तो पॉइंट की और कर्व की डिस्टेंस वहां से निकाली जाएगी जहां पर पॉइंट और कर्व एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर हो जाए, पॉइंट की जो लाइन आएगी वो सब चीजें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 7 का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है,
ठीक है, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम के अंदर इंपॉर्टेंट यही था जो मैंने लिख रखा है और बोला है। नेक्स्ट जो है लास्ट वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के अंदर तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल निकालने के लिए काम आती है। इसके अंदर स्लोप का कुछ फंडा होता है कि स्लोप के अंदर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो उस नॉर्मल का -1/m करके इक्वेशन चेंज हो जाती है, कुछ नहीं है। नंबर 3 आपको दे रखा है थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और बाकी स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इंपॉर्टेंट नोट अगर आपको दे रखा है, कुछ कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नोट के अंदर वो आपको दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे आता है नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू कर्व के जो एंगल निकालना हो तो वहां पर उनके बीच में हमको इंटरसेक्शन के ऊपर टेंजेंट खींचनी होती है, टेंजेंट के बीच एंगल निकालना होता है, उसको हम एंगल ऑफ कर्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एंगल 90 हो जाता है तो उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। ये चीज, ये डेफिनेशन पता होना चाहिए एक तरह से, अगर एग्जाम के अंदर सीधा डायग्राम बना के भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नंबर 5 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्या होती है टेंजेंट, क्या होती है सब नॉर्मल, क्या होती है नॉर्मल, क्या होती है सब टेंजेंट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सिंपल एक डायग्राम को तो बना के दिखा रखा है, सबकी लेंथ लिख रखी चारों की, मुंह पे याद होनी चाहिए क्या होती है चारों की लेंथ। डायग्राम नहीं आएगा, बस एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना होगा, आंसर निकल जाएगा। नंबर जो इसका लास्ट वो है डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स क्या होता है सिंपल आपको बता रखा है, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल जो हमने पीछे किए तो वही डिफरेंशियल यहाँ पर कर रखा है, पूछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ यार यहाँ पर ये चीज भी खत्म हो जाती है ना। तो बस ये चीज़ है, उम्मीद करता हूँ चीज़ सब कुछ आपके साथ क्लियर है। बस ये नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट आपको बोल चुका हूँ कि नीचे के दो जो है मेथड डिफरेंशिएशन क्लास 12 की जो चैप्टर है दोनों ये वाले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ज्यादा बनता है। लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक बार देख लेना, ठीक है, क्या चीज में दे रखी है, बाकी तो बस इसके साथ कुछ नहीं है। मिलता है अपने वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ चीज आपको सब समझ में आ रही होगी बस, और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था, पर लेकिन कोई बात नहीं यार, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, ऐसा बार बार देख रहा हूँ मेरे वीडियो के अंदर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा वीडियो में डाल रहा हूँ उतना ज्यादा रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है। तो थोड़ा सा देखो यार, ट्राई करो वीडियो को शेयर करने की और सपोर्ट करो, बस आपका सपोर्ट ही मेरा लिए एक मोटिवेशन और मुझे ही ये मोटिवेट करता है कि आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें बना कर दूं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, जब जाओ जाकर लगा दो पूरा अपना जोर और पूरा आग लगा देनी। इस बार की जो इतिहास के अंदर पन्नों के अंदर नाम हमारा होगा, आपका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।